क्लास 10। आज हम इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है हमारा उसको स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एनसीईआरटी में थोड़ा सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। पहले इस चैप्टर में हमें 3 चीजें पढ़नी होती थी। पहला चीज था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दूसरा था सेक्शन फॉर्मूला और तीसरा था एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स वर्टिसेस आर गिवन। तो अब इस साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको डिलीट कर दिया गया है। सिर्फ हमें 2 चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। पहला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, तो देखो पहला जो चीज है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसको कि बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में भी 2 फॉर्मूला होता है, एक इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला, एक एक्सटर्नल सेक्शनल फॉर्मूला। तो हमें जो पढ़ना है वो सिलेबस में दिया हुआ है इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो 1 बाय 1 आज हम दोनों का प्रूफ देखेंगे कि ये दोनों फॉर्मूला डेराइव कैसे होते हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला का और एक इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला का। ठीक है, तो चलो सबसे पहला हम प्रूफ करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि इस डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि हमें 2 डायमेंशनल में 2D में कोऑर्डिनेट जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन होता है उसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन रहते हैं। 2 पॉइंट्स गिवन का मतलब ऐसे 2 पॉइंट्स जिनका हमें कोऑर्डिनेट मालूम है। ठीक है, तो हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो ये कैसे डिराइव होता है, बहुत आसान है, ध्यान से देखना है एक बार। सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मान लिया एक पॉइंट यहां पे है, तुम कहीं भी ले सकते हो। एक पॉइंट सपोज यहां पे P पे है और एक दूसरा पॉइंट है Q सपोज यहां पे है। ठीक है, मान लिया कि ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और ये दूसरा पॉइंट Q है, उसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक, अब हमें करना क्या है, इस पॉइंट P और पॉइंट Q को हम एक स्केल से मिला दें। तो ये जो डिस्टेंस PQ है यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए देखो क्या करेंगे, जो P है और ये जो Q है, दोनों पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सिमिलरली Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ठीक है, और ये जो पॉइंट P है यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि x एक्सिस के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा R है। अब देखो क्योंकि ये जो लाइन PR है वो x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब ये PR और ये QR भी आपस में 90 डिग्री पे होंगे, यानी कि ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो
अब देखो ये जो ट्रायंगल QRP है ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऊपर वाला छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब हम इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि और वो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन इस फॉर्मूला को लगाने के पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये बेस कितना है और ये परपेंडिकुलर कितना है, तभी हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करें, तो देखना कि अगर हम इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं S और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सपोज T और ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है O। क्लियर। अब देखना अगर हमसे कोई ये पूछता है कि ये O से S के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो O से S का डिस्टेंस मतलब ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट है। ये जो पॉइंट P है P तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, O से S तक जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। तो O से S तक हम कितना डिस्टेंस जाएंगे भाई, x1 डिस्टेंस चले होंगे और ऊपर y1 डिस्टेंस चले होंगे, तभी हमको ये x1, y1 मिला होगा। यानी कि OS जो होगा ये हमारा होगा x1। ठीक है। सिमिलरली हाँ ये देखो दिख रहा है। हाँ तो देखो O से S का जो डिस्टेंस है वो हमारा x1 होगा। इसी तरह O से जो ये T का डिस्टेंस है, अगर हम O से T के डिस्टेंस की बात करें, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस देखो भाई ये x2 होगा। अब क्यों ये x2 होगा, क्योंकि Q तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले O से T तक भी चलना है। यानी कि x एक्सिस पे हम कितना चलेंगे, x2 चलेंगे, फिर ऊपर की तरफ चले होंगे y2। लेकिन अगर हमें OT पूछा जाए तो वो तो हम x2 ही बताएंगे, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमसे हमें ये मालूम चल गया ये x1 है ये x2 है, तो ये st कितना हो जाएगा, st हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1, क्योंकि इस x2 में से हम इस x1 को माइनस कर देंगे तो ये चीज निकल जाएगी। तो ये फिगर में आ जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर। अब ध्यान देना जितना st होगा उतना ही हमारा pr भी होगा। ये वाला pr और ये st दोनों हमारे बराबर होंगे। अगर ये x2 माइनस x1 है तो इसका मतलब ये भी x2 माइनस x1 ही होगा। क्लियर। तो देखो हमारा बेस हमें मिल गया x2 माइनस x1। अब इसी तरह हमें इस QR की वैल्यू चाहिए। अब इस QR की वैल्यू भी हम इसी तरीके से निकालेंगे कि देखो ये जो PS है, ये जो परपेंडिकुलर जो ये हाइट है हमारी ये कितनी है, y1 है। ठीक है ना। S से P के बीच की दूरी कितनी है, y1 है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये पूछें कि T से Q तक के बीच का ये जो हाइट है ये कितना है, तो हम क्या बताएंगे, y2 है। y2 ये पूरा का पूरा हाइट। ठीक है। अब अगर ये PS हमारा y1 है तो ये RT कितना होगा, ये भी हमारा y1 ही होगा सामने सामने। तो ये हमारा y1 हो गया। और अगर हमें ये QR निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे हाइट में से यानी कि y2 में से हम इस RT को माइनस कर दें, यानी कि हमें क्या आएगा है y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 ये हमारा QR हो गया। यानी कि अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो ट्रायंगल QRP है इसका हमें बेस भी मिल गया x2 माइनस x1 और हाइट भी मिल गया y2 माइनस y1। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो यहां पे हम लिखें कि इन ट्रायंगल
सॉरी QRP इन ट्रायंगल QRP, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज है हमारा PQ, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगर हमें कोई दो पॉइंट दिया हो जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हो, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? एक बार देख लो, तो ये अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला उस पर चलते हैं। ठीक है, एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि इसमें भी हमें दो पॉइंट्स गिवन रहते हैं। एक पॉइंट P दिया रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 रहेगा और दूसरा पॉइंट Q रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 रहेगा। इस तरीके से कुछ रहेगा। सपोज ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस हो गया। इसमें दो पॉइंट्स हैं, सपोज P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और कोई दूसरा पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और इन दोनों को अगर हम मिला लें, ठीक है, तो ये PQ एक लाइन बन गया, लाइन सेगमेंट। अब इसमें ये होता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसी लाइन पे एक तीसरा पॉइंट होता है। मान लिया वो R है, ठीक है, R है वो पॉइंट जिसका कि कोऑर्डिनेट x, y है। ये x, y जो है यानी कि ये जो पॉइंट R है इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। हमें ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहते हैं, जबकि ये जो इनके बीच में कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना रहता है कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। और इसमें ये दिया रहता है कि ये जो R है, ये जो पॉइंट है, वो इस P और Q को m/n में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। तो ये जो PR है, PR रेशियो QR हमारा m/n के बराबर होता है। ठीक है, ये देखो इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पॉइंट R है वो इन दोनों पॉइंट के इंटरनल में है, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसके बीच में है। अगर यही पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के बीच में ना होकर बाहर कहीं हो जाए तो फिर उसको इंटरनल की जगह क्या बोलते हैं भाई, एक्सटर्नल सेक्शनल फॉर्मूला वहां पे इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें एनसीईआरटी में इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला ही पढ़ना है, तो इसको हम पढ़ते हैं। देखो तो देखो अब हम इसमें करें क्या, हम इसमें P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, R से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
P, Q और R तीनों से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये जो पॉइंट P है, इस P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करेंगे। P से एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो मान लिया कि इस पॉइंट को, जहां पे इस पॉइंट को हमने सपोज कुछ नाम दे दिया S, इस पॉइंट को सपोज हमने नाम दे दिया T और इसको नाम दे दिया सपोज A, B और C और ये हमारा ओरिजिन है O। ठीक है, तो अगर हम अब देखो, अगर ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें कि इसमें हमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसमें हमें दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे होंगे। अब वो दो सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन से हैं? एक तो है ये RSP, RSP एक ट्रायंगल हो गया और एक दूसरा ट्रायंगल है QTP, QTP। ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब क्यों ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं। अब वो दोनों एंगल्स कौन कौन से हैं? तो देखो, ये जो एंगल P है, ये वाला जो एंगल P है, वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक, ट्रायंगल RSP में भी है और ट्रायंगल QTP में भी है, ये दोनों ही ट्रायंगल। ठीक है, इसी के साथ जो ये एंगल S है, ये 90 डिग्री का है और ये जो एंगल T है, ये भी हमारा 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। और ये जो लाइन PT है, ये x एक्सिस के पैरेलल है और इस वजह से करेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स में हमें दो एंगल्स इक्वल मिल गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं इन ट्रायंगल RSP एंड ट्रायंगल QTP एंगल RPS इक्वल है किसके? एंगल QPT के। क्यों ये इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन है। फिर एंगल RSP इक्वल है किसके? एंगल QTP के। अब ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हैं। Therefore, by angle rule of similarity, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। Therefore, triangle RSP is similar to triangle QTP। ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हमें पता है कि बाइसेक्टर में क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि PS अपॉन PT दोनों के बेस का रेशियो इक्वल होगा दोनों के परपेंडिकुलर के रेशियो के, यानी कि RS अपॉन QT और ये इक्वल होगा दोनों के हाइपोटेन्यूज के रेशियो के, यानी कि PR अपॉन PQ। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि सब जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी है कि PS कितना होगा, PT कितना होगा, RS, QT, PR, PQ, इन सब की वैल्यू हमें इस फिगर से निकालनी है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम PS की बात करें तो PS का मतलब वो AB के ही बराबर होगा। जितना PS होगा वो हमारा AB के बराबर होगा और AB निकालने के लिए हम क्या करें? OB में से OA को माइनस कर दें तो हमें AB मिल जाएगा।
ठीक है। अब अगर हम पूछें कि OB कितना है भाई, तो OB का मतलब देखो ये R पॉइंट है, तो OB हो जाएगा हमारा x, OB हो जाएगा हमारा x, और OA कितना होगा, x1 होगा। तो OB माइनस OA यानी कि ये जो AB है वो हो जाएगा हमारा x माइनस x1, ठीक है। ये AB हमारा x माइनस x1 हो जाएगा। इसी तरह ये जो PS है ये भी हमारा x माइनस x1 हो जाएगा, PS। सिमिलरली अगर हमें ये RS निकालना है तो हम RS निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा RB में से ये SB को माइनस कर देंगे। अब RB हमारा कितना है, Y है, और SB कितना है, SB जो है वो हमारा इस AB के ही बराबर है, यानी कि Y1 के बराबर है, ठीक है। तो ये जो RS होगा वो हमारा इस पूरे Y में से हम इस Y1 को माइनस कर देंगे, तो हमें ये छोटा वाला जो हाइट है वो मिल जाएगा। तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा Y माइनस Y1, ठीक है। उसी के बाद हम पहले इन सब वैल्यूज को पुट करते चले, तो देखो PS हमने निकाला है क्या, x माइनस x1 इज इक्वल टू, अभी हमने RS भी बता दिया कि y माइनस y1 होगा, तो y माइनस y1। आप देखो इसमें हम क्या करें कि PT, अब PT की वैल्यू कितनी होगी, PT मतलब यहां से लेकर यहां तक। अब ये डिस्टेंस निकालना का मतलब AC के बराबर हो गई। अब ये AC कैसे मिलेगा, OC माइनस OA, OC में से अगर हम OA को माइनस कर दें तो हमें AC मिल जाएगा, और यही AC हमारा PT के बराबर होगा, क्लियर। अब देखो OC कितना है हमारा, x2 है, OC हमारा x2 है, और इसमें से अगर हम OA को माइनस कर दें यानी कि x1 को माइनस कर दें तो ये हमारा AC हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू हो गया x2 माइनस x1। तो AC और PT दोनों सेम है, तो इस PT की जगह में हम लिख दें x2 माइनस x1, क्लियर। अब इसके बाद ये जो QT है, अब QT की जगह पे क्या लिखे, देखो QT मतलब ये वाला है। अब ये निकालने के लिए हम इस QC में से इस TC को माइनस कर देंगे। अब बात आती है कि ये QC कितना है, तो QC तो हमारा भाई Y2 है ये पूरा, ठीक है। अब इसमें से हमें इस TC को हटाना है। अब ये TC हाइट कितना है, तो देखो TC जो हाइट है वो हमारा ये SB के बराबर है, और SB कितना है, Y है। तो इसका मतलब जो TC होगा वो भी हमारा कितना होगा, Y ही होगा, ये Y ही होगा। तो ये जो QC है वो हमारा Y2 है, तो ये QT कितना हो जाएगा, Y2 माइनस Y2 माइनस Y, ठीक है। तो हम यहां पर रख दें अगर Y2 माइनस Y, QT देखो ना, मतलब ये वाला है, SB किसके बराबर है, अच्छा PA के बराबर है। ये R को ऊपर लिखना चाहिए, कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो R है, R को हम ऊपर लिखें x बराबर, तो ये हाइट ऊपर है। तो ये जो SB है वो हमारा इस PA के बराबर है, और PA हमारा Y1 है, तो जितना PA होगा उतना ही SB होगा और उतना ही TC होगा, तो ये हो जाएगा Y1। तो QT हमारा हो जाएगा Y2 माइनस Y1, ठीक। तो Y2 माइनस Y1 हो जाएगा ये। अब इसके बाद देखो PR, अब PR कहां पे है भाई, ये, तो PR अपॉन PQ, देखो PR तो M है, अपॉन PQ कितना है भाई, P से Q तक M प्लस N, तो ये हो जाएगा M प्लस N। तो ये तो चूंकि रेशियो है, एक्चुअली अगर PR अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे, M इंटू सम कांस्टेंट K। इसी तरह PQ क्या होगा, M प्लस N इंटू सम कांस्टेंट K। और जब रेशियो करेंगे तो वो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, तो
तो ये हमारा सिंपल इतना ही बचेगा m अपॉन m प्लस n। अब हमारा एम क्या था, हमें इस पॉइंट r का कोऑर्डिनेट निकालना था, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करें, एक बार हम फर्स्ट फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन को लेंगे और दूसरी बार सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन को लेंगे। दोनों फ्रैक्शन को बारी बारी से लेके पहले बारे से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दूसरे बार में हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन और ये जो थर्ड वाला फ्रैक्शन है इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो m प्लस n इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1। अब हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m इंटू x माइनस m इंटू x1 प्लस n इंटू x माइनस n इंटू x1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस m इंटू x1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस mx1 और यहाँ पे भी माइनस mx1 दोनों इक्वल के ऑपोजिट साइड में हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो हम उन टर्म्स को लें जिनमें x है। तो देखो mx में x है और nx में x है, इन दोनों में से हम x को कॉमन निकालेंगे। तो x को हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचा क्या, m प्लस n, और बाकी mx2 तो उधर है ही इक्वल के उस तरफ, और ये जो माइनस nx1 है इसको हम राइट साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस nx1। ठीक है, तो फिर x इज इक्वल टू तो देखो ये अब x इज इक्वल टू क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये जो m प्लस n है इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू आई है जब हमने फर्स्ट फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया है। तो सिमिलरली अब हम सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन को भी सॉल्व करेंगे और वहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन। तो देखो y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस n। अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m प्लस n इंटू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू y2 माइनस y1 y2 माइनस y1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू वाई माइनस m इंटू y1 प्लस n इंटू y माइनस n इंटू y1 इज इक्वल टू m इंटू y2 माइनस m इंटू y1। तो अब देखो यहाँ पे भी माइनस m इंटू y1 और माइनस m इंटू y1 ये दोनों इक्वल के ऑपोजिट साइड में है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमें चाहिए था क्या, इसमें y चाहिए। तो देखो m इंटू वाई में हमारा y है और n इंटू वाई में भी हमारा y है, तो हम इन दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, m प्लस n, और ये जो इक्वल my2 उधर का उधर रहेगा एज इट इज, और ये जो माइनस ny1 है वो उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस ny1। ठीक है, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ सकता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये जो पॉइंट हमारा r है
जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y की वैल्यू आ रही है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये हमारा सेक्शनल फॉर्मूला का जो सेक्शनल फॉर्मूला है ये हमारा, इस फॉर्मूले की मदद से हम अगर कोई दो पॉइंट हमें गिवन है और उनके बीच में इंटरनल में कोई इंटीरियर में कोई अगर पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। ठीक, तो एक फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और सेक्शनल फॉर्मूला है इंटरनल सेक्शनल फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इन्हीं फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे, एक्सरसाइज इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। चलो ऑफ करते हैं।